डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पंडित लोचन और उनके ग्रंथ राग तरंगिणी के बारे में। लोचन कवि मिथिला के निवासी थे। मुस्लिम काल का सर्वप्रथम उपलब्ध संगीत शास्त्र कवि लोचन द्वारा रचित राग तरंगिणी है। इस ग्रंथ की रचना 15वीं शताब्दी में हुई। थाट राग वर्गीकरण के बीजारोपण के लिए समस्त संसार लोचन कवि का ऋणी है। लोचन ने इस ग्रंथ में प्राचीन राग रागिनी पद्धति के स्थान पर थाट पद्धति को अपनाया है। अब सर्वप्रथम उन्होंने इस ग्रंथ में गायन के 2 प्रकार बताए हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। उसके बाद उन्होंने श्रुति का उल्लेख किया है। अपने पूर्व ग्रंथकारों के समान ही वो भी एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते हैं। श्रुति विभाजन भी 7 स्वरों के मध्य, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं भरत के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में चतुश्चय वाला जो हमने सूत्र देखा था, उसी के आधार पर इन्होंने 22 श्रुतियों में 7 स्वरों का विभाजन किया है। और स्वर भी कौन सी श्रुति पर रखे हैं? अंतिम श्रुति पर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो आधुनिक ग्रंथकार हैं वो प्रथम श्रुति पर अपना स्वर विभाजन कर रहे थे, लेकिन जो प्राचीन है उन्होंने अंतिम श्रुति पर ही अपना स्वर विभाजन किया है। अब लोचन के जो विकृत स्वर थे उनके नाम कुछ इस प्रकार थे, जैसे तीव्र गंधार, तीव्रतर गंधार, तीव्रतम गंधार। जिस प्रकार आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि तीव्र गंधार से थोड़ा ऊपर तीव्रतर गंधार है, उससे थोड़ा ऊपर तीव्रतम गंधार है। जैसे तीव्र गंधार 10वीं श्रुति पर है तो 11वीं श्रुति पर तीव्रतर गंधार होगा, 12वीं श्रुति पर तीव्रतम गंधार होगा और उसके बाद अति तीव्रतम गंधार 13वीं श्रुति पर होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने विकृत स्वरों का नाम दिया है। अब 7 शुद्ध स्वर हमने देख लिया कि चतुश्चय के सिद्धांत पर उन्होंने रखे हैं, जैसे चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, इस प्रकार से। और कुछ स्वरों को उन्होंने 2 नामों से भी संबोधित किया है। अब लोचन ने अपना शुद्ध थाट कौन सा माना है? उन्होंने जो वर्तमान काफी थाट है उसके सदृश अपना शुद्ध स्वर, शुद्ध थाट माना है। लोचन ने अपना शुद्ध थाट काफी थाट के सदृश माना है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोचन ने अपना शुद्ध थाट वर्तमान कौन से थाट के सदृश माना, तो हमें मालूम होना चाहिए कि काफी थाट ही उनका शुद्ध थाट है। उनके शुद्ध ग और शुद्ध नी हिंदुस्तानी पद्धति के कोमल ग और कोमल नी है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी थाट में ग और नी कोमल लगते हैं, तो उनके जो शुद्ध ग और शुद्ध नी है वो हमारे हिंदुस्तानी पद्धति के अभी के कोमल ग और कोमल नी है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने काफी थाट के सदृश ही माना है। और उन्होंने जो 12 थाट माने हैं उनसे उन्होंने 75 जन्य रागे जो मानी है, उनके नाम भी कुछ हमारी उत्तरी भारतीय संगीत की जो रागे हैं उनसे मिलते जुलते हैं, उनके थाट से मिलते जुलते हैं। जैसे भैरवी, तोड़ी, गौरी, केदार, यमन को उन्होंने ईमन कहा है, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी। अब मुखारी नाम हमें कर्नाटक संगीत में सुनने को मिलता है, कर्नाट भी हमें वहाँ सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ मिला जुला स्वरूप दिया है उन्होंने, जैसे दीपक। इस प्रकार के उन्होंने 12 थाट माने हैं। और इन एक एक थाट का उन्होंने वर्णन भी किया है, जैसे सभी के लिए उन्होंने कुछ दोहा दिया है और एक एक उनके
स्वरों का वर्णन किया है कि किस में कौन सा स्वर शुद्ध लग रहा है, कौन सा कोमल लग रहा है। क्योंकि उन्होंने थाट राग पद्धति को विस्तार से समझाया है, तो एक एक थाट का उन्होंने पूरा विवरण दिया है। जैसे एक थाट हम देखते हैं, जैसे भैरवी। भैरवी में उन्होंने सा शुद्ध, रे, ग कोमल, म शुद्ध, प शुद्ध, ध शुद्ध और नी कोमल बताया है। इस प्रकार उन्होंने 12 थाट का पूरा विवरण दिया है। इन 12 थाटों से उन्होंने 75 जन्य रागों का वर्गीकरण किया है, जैसा अभी हमने पढ़ा। इस प्रकार उन्होंने वर्गीकरण किए हैं। तरंगिणी के जितने भी जन्य राग हैं, राग तरंगिणी के, आज हिंदुस्तानी संगीतज्ञों को उसका ज्ञान है, क्योंकि जितने भी जन्य राग हैं उनका जो नाम, उनका जो पूरा परफॉर्मा है, या वो राग किस तरीके से बनी है, वो पूरा आज जो हम उत्तरी भारतीय संगीत में गायन करते हैं उससे पूरा मिलता जुलता है, इसलिए हमें उसका ज्ञान है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि लोचन पंडित ने राग तरंगिणी में रागों के गायन समय का भी उल्लेख किया है, जो कि हिंदुस्तानी रागों पर भी अत्यधिक प्रकाश डालता है। राग तरंगिणी में लोचन ने फारसी जो 24 हंगाम हैं, जिन्हें आप थाट समझ सकते हैं, 24 हंगाम और 12 मुकाम, इनकी जो पद्धति है उन्हें भी अपने 12 थाटों में अपनाया है। और थाट को इन्होंने क्या नाम दिया? संस्थान। थाट को लोचन ने संस्थान भी कहा है। इस ग्रंथ में लोचन ने पहले से चली आ रही राग रागिनी पद्धति के स्थान पर थाट राग वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि थाट राग पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि लोचन ने किया है। और कौन से ग्रंथ में? तो राग तरंगिणी ग्रंथ में। इस प्रकार ये ग्रंथ उत्तर भारत के संगीत पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें संगीत के क्रियात्मक और शास्त्रीय पक्ष का पूर्ण विवेचन है। साथ ही पंडित भातखंडे जी ने इस ग्रंथ की समीक्षा के उपरांत अपनी पुस्तक उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास में कई तथ्यों का उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने इसे पूरी तरीके से एनालाइज किया है और बताया है कि आज के संगीत से मिलती जुलती कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी में हमें दिखाई देती है। जैसे उन्होंने बताया है कि इसके जो 12 स्वर हैं इस ग्रंथ के, वो हमारे 12 थाट हैं, वो हमारे आज के थाटों के नाम से बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत समीप हैं। स्वरों के जो नाम हैं वो पूर्णतया उत्तरी है, यानी उत्तर भारत के हैं। और ग्रंथ में दिए गए कई राग लक्षण आज भी संगीत में उपयोगी है। प्राचीन जो मूर्छना और जातियाँ थी, उनसे रागों की प्राप्ति का साधन अब अप्रचलित हो गया है। अर्थात थाट राग पद्धति इसी प्रकार प्रचलन में आई और रागों का स्वरूप जो है 12 स्वरों वाले सप्तक में किया जाता था। ये सब बातें पंडित भातखंडे जी ने लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी को एनालाइज करके अपने ग्रंथ में दी है। अपने ग्रंथ में इन तथ्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। अब बात करते हैं लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसे रिवाइज करते हैं। जैसे सर्वप्रथम थाट राग वर्गीकरण लोचन ने दिया और जन्य जनक थाट पद्धति को इन्होंने बताया है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? राग तरंगिणी और
राग सर्व संग्रह। अगला पॉइंट है फारसी के 24 हंगाम 12 मुकाम को 12 थाट या संस्थान में स्थान दिया है। अब इनके स्वरों की बात करते हैं। शुद्ध स्वर है 7, विकृत स्वर है 9। जिन विकृत स्वर के आपको नाम बताए गए हैं तीव्र, तीव्रतर, अति तीव्रतम, तीव्रतम, इस प्रकार। तो 7 और 9 मिलकर हुए 16 स्वर। कुल इन्होंने 16 स्वर माने हैं। इनका शुद्ध थाट काफ़ी है। सबसे पहले कोमल व तीव्र स्वरों की संज्ञा लोचन ने दी है। 75 राग माने हैं और समय सिद्धांत पर भी चर्चा की है। इस प्रकार राग तरंगिणी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक है, जो कि हमारे आधुनिक संगीत के लिए पूरा फॉर्मेट सेट करता है कि आज जो हम गायकी कर रहे हैं, इस गायकी में लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।